गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है आंकड़ों के संकलन की विधियां, संगणना एवं निर्देशन विधियां, जिसे हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, सीजनस एंड सैम्पलिंग मेथड। इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेथड को कलेक्ट करके, कौन कौन से मेथड को लेके हम लोग डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अनुसंधान की जो विधियां होती है वो दो विधि होती है। अनुसंधान की दो विधियां होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अनुसंधान की दो विधियां होती हैं। पहला होती है संगणना विधि और दूसरी होती है निर्देशन विधि। तो हमें इन दोनों को देखना है, संगणना विधि किसे कहते हैं और निर्देशन विधि किसे कहते हैं। संगणना विधि के अंतर्गत देखिए, जब हम लोग किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो संगणना विधि के अंतर्गत पूरे डाटा को हम लोग किसी एक उद्देश्य के लिए जमा करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कभी देखते होंगे कि जनगणना के लिए हमारे पास, जैसे अगर जनगणना चलते रहती है तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो हमारे घर में आके हमारे घर का डिटेल लेते हैं कि घर में कितने लोग हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कितने लोग हैं। तो इस तरह से संगणना विधि में जिस भी उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य के लिए आपको डाटा जमा करना पड़ता है। और निर्देशन विधि में, सैंपलिंग विधि में, आप चूंकि इसमें आप किसी और के डाटे से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, उसे निर्देशन विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया कि अनुसंधान की दो विधियां हैं। पहला संगणना विधि होती है और दूसरा होता है निर्देशन विधि। संगणना विधि और निर्देशन विधि। देखिए, संगणना विधि के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। संगणना विधि क्या है? संगणना विधि के अंतर्गत समस्या से संबंधित सामक की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। आप जिस समस्या के बारे में काम कर रही हैं या जिस भी चीज के लिए आपको निष्कर्ष निकालना है, उसके लिए इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म के 250 श्रमिक में से प्रत्येक श्रमिक के मानसिक व्यय के बारे में आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं, तो यह संगणना का अनुसंधान कहलाएगा। ठीक है, 250 मजदूर है और प्रत्येक का मानसिक व्यय के बारे में आपको आंकड़ा एकत्रित करना है, तो ये संगणना विधि के द्वारा किया जाएगा। जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, आयात निर्यात आदि की गणना के लिए भी संगणना प्रणाली ही प्रयोग में लाई जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि संगणना प्रणाली बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जिस भी कार्य को किया जाता है वो पूरी अच्छे से किया जाता है। मतलब कि निष्कर्ष जो होता है वो विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये कैसे सुटेबल है, ये देख लीजिए। यह प्रणाली निम्न अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। क्या क्या? पहला, जिनका अनुसंधान क्षेत्र सीमित आकार का है। जिनका अनुसंधान क्षेत्र सीमित आकार का है। ठीक है, दूसरा है, जब सामग्र में विभिन्न गुणों वाली इकाइयां पाई जाती हो। जब सामग्र में विभिन्न गुणों वाली इकाइयां पाई जाती हो। तीसरा हो जाएगा, जहां शुद्धता की अत्यधिक मात्रा उपेक्षित हो और जहां प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन किया जाए। यहाँ पर जो भी चीजें आती हैं, मतलब जो भी निष्कर्ष निकलता है, वो विश्वसनीय होता है। और किसी भी विषय के लिए, जिस भी विषय का इसमें जनगणना किया जाता है या डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए पूरा गहन अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके कुछ गुण भी है और इसके कुछ इस तरह से हम देखते हैं कि इसके कुछ गुण भी है और इसके कुछ दोष। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके कुछ गुण भी पाए जाते हैं और कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो आप इसमें देखिएगा कि इसमें कुछ गुण है। क्या क्या गुण है? उच्च स्तर की शुद्धता। इसकी जो शुद्धता है, जो रिजल्ट है, उस पर अत्यधिक विश्वास किया जा सकता है। दूसरा है प्रत्येक इकाई का अध्ययन। इसमें हर एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है विस्तृत सूचना। इसकी जो सूचना होती है वो बहुत अधिक विस्तृत होती है। इसमें अनेक समस्याओं के लिए कार्य किया जाता है। 4 हो जाएगा, इकाइयों की भिन्नता में उपयुक्त होना। जहां इकाई एक दूसरे से काफी भिन्न हो, वहां निर्देशन प्रणाली द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जा सकता है। ठीक है,
चलिए अब इसका दोष देख लेते हैं। चूंकि किसी भी चीज में जब कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो इसका दोष ये है कि ये बहुत अधिक खर्चीला होता है। चूंकि इसमें सारे प्रोसेस को अपने से करना पड़ता है तो इसके लिए लोग भी ज्यादा चाहिए, खर्च भी अधिक आता है। दूसरा हो जाता है इसमें बहुत अधिक समय और बहुत अधिक परिश्रम लगता है। और तीसरा हो जाता है केवल सीमित क्षेत्र के लिए ही ये उपयोगी होता है। अब हम जब अनुसंधान कर रहे हैं तो ये किस काम के लिए किया जा रहा है, बस इतना ही देखना इसमें उपयुक्त होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि संगणना विधि किसे कहते हैं। अब इसी में हम थोड़ा देख लेते हैं कि सैंपलिंग विधि किसे कहते हैं, निर्देशन विधि। इस अनुसंधान के अंतर्गत सामक की समस्त इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उन्हीं इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जो उस नमूने के लिए चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं, हम अनाज की किस्म की जानकारी के लिए एक मुट्ठी भर नमूना देख लेते हैं और उसी से उसकी जांच करते हैं। मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि बीमारियों की जांच के लिए भी किसी व्यक्ति के एक बूंद रक्त का ही परीक्षण किया जाता है। मतलब पूरी इकाइयों का इसमें अध्ययन नहीं करना। निर्देशन विधि जो है उसमें बस थोड़ी सी इकाइयों का अध्ययन करके ये मान लिया जाता है कि ऐसा ही होता है सबके साथ। ठीक है। क्योंकि हम जब संगणना विधि देखे तो इसमें हमने देखा कि उसमें डिटेल से, पूरी डिटेल से अध्ययन किया जाता है, परंतु निर्देशन विधि में ऐसा नहीं है। इसमें मुट्ठी भर अनाज से ही अनाज के सारे किस्मों की जानकारी मिल जाती है और किसी के ब्लड ग्रुप या ब्लड की जांच करके मलेरिया, टाइफाइड या किसी भी बीमारी की जांच कर ली जा सकती है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि निर्देशन विधि जो है वो व्यक्तिगत इकाइयों की जांच करने में परिपक्व होता है। ठीक है। निर्देशन विधि व्यक्तिगत इकाइयों की जांच करने में परिपक्व होता है। इस तरह से हम देख लेते हैं कि इसके भी क्या गुण और क्या दोष है। देखिए क्या क्या उपयोगिता है इसकी। इसकी निम्नलिखित उपयोगिता है। सबसे पहली उपयोगिता है जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, जहां बहुत उच्च स्तर की शुद्धता प्राप्त करना आवश्यक ना हो। सबसे पहला इसकी उपयोगिता है जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो। मतलब क्षेत्र तो बहुत बड़ा हो इसका, परंतु इसकी जो शुद्धता है वो बहुत अधिक न मिले, है ना, बहुत अधिक जांच करने की आवश्यकता ना हो, तब हम निर्देशन विधि को फॉलो कर सकते हैं। थर्ड आप देखिएगा, जहां गहन एवं अति सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता हो, जहां पे हमें कोई छोटी ही चीज की अध्ययन करके हम उसके बारे में पता लगा सके। और फोर है जहां व्यापक दृष्टि से नियमों का प्रतिपादन करना हो। ठीक है। अब चूंकि हमने देखा कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, अब हम लोग इसके गुण देख लेते हैं। इसकी गुण यह है कि यह मितव्ययी है, यह विधि मितव्ययी है, इसमें समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। ठीक है। सबसे पहला जो है वो है निर्देशन विधि का फायदा ये है कि इसमें धन एवं समय की बचत हो जाती है। दूसरी इसकी उपयोगिता देख लेते हैं, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र से संबंधित निष्कर्ष निकलने में उपयोगी होता है। तीसरा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक या विधि वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें समग्र में से दूसरा निर्देश लेकर परिणामों की शुद्धता की जांच की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने एक मुट्ठी गेहूं की जांच कर ली, अब उसकी जांच करने के बाद हमें पूरे गोदाम के गेहूं को ये सर्टिफाइड करना है कि हाँ ये सारे जो गेहूं है वो सही है, अच्छे हैं। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं 5 नंबर, शीघ्र और सरल, शीघ्र निष्कर्ष। इसमें चूंकि हम थोड़े से चीजों का अध्ययन करते हैं तो हम निष्कर्ष भी तुरंत निकाल लेते हैं। अब इनके क्या क्या दोष है वो देख लेते हैं। सबसे पहला दोष है इसमें भ्रामक निष्कर्ष की संभावना होती है, क्योंकि निष्कर्ष समक की केवल कुछ इकाइयों के आधार पर ही निकाले जाते हैं। दूसरा यह है कि इस विधि से प्राप्त निष्कर्षों में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती। तीसरा है समक की इकाइयां समरूप न होने पर यह विधि उपयुक्त नहीं होती। फोर है प्रतिनिधि निर्देश के चयन के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान आवश्यक है। यदि समक का आकार छोटा है तब यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। इस तरह से जितना इसमें फायदा है उतना ही कुछ इसमें दोष भी पाए जाते हैं।
अब मैं आपको बता देती हूँ कि निर्देशन विधियाँ जो है उसमें 6 तरह की विधियों को बाँटा गया है। देखिए, निर्देशन विधियों को 6 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहला देख लीजिए साधारण दैव निर्देशन, दूसरा स्तरीय निर्देशन, तीसरा व्यवस्थित या क्रमबद्ध निर्देशन, चौथा है साविचार निर्देशन और पाँचवां अभ्यस्त निर्देशन और 6 है सुविधा निर्देशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो 6 निर्देशन है, ये 6 निर्देशन हमारे लिए आवश्यक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, निर्देशन विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको इसमें बताना होगा निर्देशन विधियाँ 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है? इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं आपको कल करवा दूँगी। ओके? थैंक यू।